प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का गणित की मोबाइल पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित का एक बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के अक्षेत्रफल। 9th चैप्टर है हमारा ये। इसमें हम समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। चतुर्भुजों और त्रिभुजों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में भी बेहद विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो कक्षा 8 में हमने चैप्टर 3 में चतुर्भुजों को समझना, ये नाम था चैप्टर का। इसमें चतुर्भुजों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की थी। जो चतुर्भुजों के प्रकार हैं और उनके गुणों के बारे में चर्चा की थी। इसके साथ साथ कक्षा 8 में ही चैप्टर 4 था प्रायोगिक ज्यामिति। इसमें हमने किस तरह से चतुर्भुजों की हम रचना करते हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। इसके साथ साथ हमने कक्षा 9 की अगर बात करें हम तो त्रिभुजों के बारे में हमारा चैप्टर 7 में हमने बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में अध्ययन किया है। ठीक इसी प्रकार कक्षा 9 में ही चैप्टर 8 में हमने चतुर्भुजों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। तो अब यहाँ पे हम चैप्टर 9 में समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के अक्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर 7 है 9वीं क्लास में। इसमें सर्वांगसम आकृतियों के बारे में, विशेष तौर पर त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में हमने पढ़ा है कि दो आकृति सर्वांग सम कब होती है? जब एक आकृति पूरी आकृति को पूरी तरह से ढक ले। जब एक आकृति पूरी तरह से दूसरी आकृति को ढक ले। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सर्वांग सम आकृतियां होती हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि दो आकृतियां सर्वांग सम है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। लेकिन इसका विलोम सही नहीं है, सत्य नहीं है। यानी कि अगर दो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है तो आकृतियां सर्वांग सम होगी, ऐसा नहीं है। अब देखो हमारे सामने दो आकृतियां हैं। पहली आकृति में हमने एक आयत ली है और दूसरी आकृति में हमने एक वर्ग ली है। अब आयत का क्षेत्रफल तो हमें पता है क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई। अब देखो लंबाई 9 है और चौड़ाई 4 है, तो 9 चौके 36 सेंटीमीटर है ये हमारे पास। तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी तरफ हमारे पास वर्ग है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी कि हम लिखेंगे 6 गुना में 6, ये भी आ जाएगा 36। अरे बच्चों, अब आप देखेंगे कि दोनों का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर आया। इसका भी 36 वर्ग सेंटीमीटर और इसका भी 36 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन दोनों आकृतियां सर्वांग सम नहीं हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आकृतियां सर्वांग सम है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। लेकिन अगर आकृतियां सर्वांग सम नहीं हैं तो उनका क्षेत्रफल के बारे में हम पक्के तौर पे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर क्षेत्रफल बराबर है तो भी कोई जरूरी नहीं है कि आकृतियां सर्वांग सम हों। आपको ये बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हमारे पास कोई ऐसी आकृति है जिसके दो भाग हैं। तो यहाँ पे एक भाग ये हो गया हमारे पास P और एक हो गया Q। और पूरी जो आकृति है वो हमने जो T से डिनोट कर रखी है। तो यहाँ पे जो आकृति T है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आकृति P का क्षेत्रफल प्लस आकृति Q का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम पार्ट्स में क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आकृति T का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? आकृति P के क्षेत्रफल प्लस आकृति Q के क्षेत्रफल के। यहाँ पे हम डिनोट करने के लिए किस तरह से लिखते हैं
कि कोई भी आकृति है, मान लो आकृति ए है, उसका क्षेत्रफल है, उसको कैसे लिखेंगे, ए आर ब्रैकेट के अंदर ए आर का मतलब एरिया, एरिया मतलब इंग्लिश में क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, एरिया। तो ए आर एरिया के लिए लिखा गया है। तो ए आकृति का क्षेत्रफल उसको लिखेंगे ए आर से, इसी तरह से बी आकृति का क्षेत्रफल उसको किससे लिखेंगे, बी आर से, और टी आकृति का क्षेत्रफल तो यहाँ पे बी आकृति का क्षेत्रफल ए आर और ब्रैकेट के अंदर बी, और टी आकृति का क्षेत्रफल उसको लिखेंगे ए आर मतलब एरिया और ब्रैकेट के अंदर टी यानी कि आकृति टी का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो अब यहाँ से दो कंक्लूजन निकले कि अगर ए और बी दो सर्वांग सम आकृति है तो हम कह सकते हैं ए आर ए यानी कि एरिया आकृति ए का और एरिया आकृति बी का आपस में बराबर होंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे पास एक आकृति है कोई टी, उसके अंदर जो दो आकृतियों से बनी है, एक पी से और एक क्यू से, तो हम लिख सकते हैं एरिया टी यानी कि टी आकृति का क्षेत्रफल बराबर है पी आकृति का क्षेत्रफल प्लस क्यू आकृति का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम पार्ट्स में, टुकड़ों में क्षेत्रफल निकाल के उनको जोड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ये हमने बहुत सी आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। अब यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 9.1 के लिए टॉपिक है वो है एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में आकृतियाँ, इन पर हमें चर्चा करनी है। तो अगर हम पहले बात करें एक ही आधार पर, तो जैसे अगर हम बात करें एक ही आधार पर आकृतियों की, तो देखो अगर आप देखें यहाँ पे कि जो डीसी आधार है, डीसी जो आधार है उस पर एक तो आकृति है हमारे पास, एक तो चतुर्भुज है हमारे पास ए बी सी डी, और जो हमारे पास दूसरी चतुर्भुज है वो है हमारे पास डी ई एफ सी। तो ये दो चतुर्भुज होगी हमारे पास, दोनों का आधार कौन सा है, डीसी। ठीक इसी तरह से अगर दूसरे चित्र में बात करें तो आधार एस आर पर एक तो चतुर्भुज है पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं कि चतुर्भुज एस आर क्यू पी या फिर पी क्यू आर एस, आपकी मर्जी है। और ठीक इसी तरह से जो दूसरी है वो है आधार एस आर ही है, तो ये है एस आर एन एम, दूसरी चतुर्भुज ये हमारे पास ये हो जाती है। तो ये हमारे पास दोनों ही चित्र ऐसे हो गए जिसमें आधार डीसी है और दो चतुर्भुज बनी हुई है ऐसा आधार डीसी पर। इसी तरह से दूसरी आकृति में आधार एसआर पर दो चतुर्भुज बनी हुई हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ें और इसमें देखें तो यहाँ पे आधार बीसी, इस पर एक तो त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है डीबीसी, तो आधार इनका क्या है, बीसी। चौथी आकृति में देखें आधार डीसी पर अब की बार क्या है, एक चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है। आधार डीसी पर, आधार डीसी पर अगर हम देखें तो एक तो हमारे पास चतुर्भुज है ए बी सी डी, आधार डीसी पर है ये ए बी सी डी, और एक हमारे पास त्रिभुज है इसी आधार डीसी पर, कौन सी, पी डी सी। तो अब हमने देखा कि एक ही आधार पर दो आकृतियों के बारे में चर्चा की। अब कुछ और आकृतियों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हमारे सामने अगर इस आकृति के बारे में हम देखें
तो इसमें आधार डीसी पर एक चतुर्भुज है ABCD। आप इसको प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कि आधार डीसी पर एक चतुर्भुज है ABCD। ठीक इसी प्रकार इसी आधार पर एक और चतुर्भुज है, कौन सी? EFCD या फिर CDEF। अब दोनों का आधार एक ही है, कौन सा? DC। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, दोनों का आधार तो एक ही है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हैं। यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखें, आधार दोनों का DC और एक तो समांतर रेखा हो जाएगी CD, रेखाखंड भी कह सकते हैं हम CD, और दूसरा है हमारे पास AF। ये तो ये दोनों आकृतियां क्या है? एक ही आधार पे है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। ठीक इसी तरह से अगर हम दूसरी आकृति को देखें तो दूसरी आकृति में भी कुछ इसी तरह से है। आधार हमारे पास SR है, तो इस आधार SR पर एक तो हमारे पास चतुर्भुज ये होगी, कौन सी? MQRS या SMQR। और इसी आधार पर एक हमारे पास चतुर्भुज ये होगी, ये कौन सी बनेगी? SRNP कह सकते हैं आप इसको, या PSRN कह सकते हैं आप, आपकी मर्जी है कुछ भी कहें। तो यहाँ से आधार क्या है दोनों के लिए? SR। और अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों ही आकृतियों को, अगर आप इन दोनों ही आकृतियों को ध्यान से देखें, आधार तो SR है, इसको भी और इसको भी, दोनों चतुर्भुजों को आप ध्यान से देखें तो दोनों एक ही आधार है, दोनों के लिए आधार एक ही है। इसके साथ साथ एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। ये समांतर रेखाएं कौन सी? SR और PN, SR और PN। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि ये जो आकृतियाँ दोनों ही सेट में हमारे पास जो आकृतियाँ हैं वो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। ठीक इसी तरह से अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे भी देखो बिल्कुल क्लियर ही है। आधार भी हमारे पास BC हो गया, एक तो त्रिभुज होगी ABC और एक त्रिभुज होगी DBC। आधार इनका BC हो गया और एक ही समांतर रेखा के बीच में है। ये कौन कौन सी समांतर रेखा? BC और AD के बीच में है हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे आधार DC, आधार DC। तो इस आधार DC पर एक तो ये त्रिभुज है और एक ये चतुर्भुज है, ये वाली चतुर्भुज। तो आधार हो गया DC, तो इस आधार DC पर एक तो त्रिभुज है हमारी, कौन सी? PDC, और एक चतुर्भुज है ABCD कह लो या DCBA कह लो, तो आपकी मर्जी है। तो दोनों ही कैसी हैं? एक ही आधार DC और समांतर रेखाएं कौन सी? DC और AP के बीच में है। तो ये आकृतियां हैं प्यारे बच्चों, हमने इनके बारे में चर्चा की है कि ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। तो यहाँ से जो कंक्लूजन है वो हमारा ये है कि दो आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित कहीं जाती हैं यदि उनका एक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन आधार, उभयनिष्ठ आधार या भुजा कह लो हो, तथा उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख यानी कि जो आधार है उसके सामने प्रत्येक आकृति के शीर्ष उस आधार के समांतर किसी रेखा पर स्थित हो, उस आधार के समांतर किसी रेखा पर
स्थित हों। तो एक बार फिर स्टेटमेंट कंक्लूड करते हैं। ये हमारे इस एक्सरसाइज के लिए कंक्लूजन है कि दो आकृतियां हैं हमारे पास, दो आकृतियां हैं, उनको हम एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित कब कहेंगे, कही जाती हैं यदि उनका एक उभयनिष्ठ आधार हो, एक कॉमन आधार हो, और उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख प्रत्येक आकृति के शीर्ष उस आधार के समांतर रेखा पर स्थित हो। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखो, वापस आते हैं, किसी भी आप एक आकृति को ले लें, किसी भी, चलो हम थर्ड आकृति को ले लेते हैं, इसको लेते हैं। अब देखो, आधार कॉमन है BC, एक बात होगी। दूसरी बात, इस आधार पर जो दोनों आकृतियां हैं उनके शीर्ष BC के समांतर किसी रेखा पर स्थित हो। तो देखो, BC के समांतर जो AD रेखा है इस पर स्थित है। तो किन्हीं भी आकृति की बात करें, थर्ड की बात करें, फोर्थ की बात करें, या हम फर्स्ट और सेकंड की बात करें, तो ये सारी आकृतियां कैसी होगी, ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित आकृतियां हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 के लिए बेसिक, बेहद इजी एक्सरसाइज है। एक ही बात है हमारे पास कि हमें वो आकृतियां देखनी है जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हमें उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं भी बतानी है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो फर्स्ट आकृति है वो ये दे रखी है हमारे पास। अब आप इसको अगर ध्यान से देखें कि आधार जो है हमारा DC, इस पे एक तो चतुर्भुज बन रही है ABCD, और एक त्रिभुज है इसी आधार पर PDC। तो बिल्कुल सही बात है। तो एक ही आधार पे हमारे पास दो आकृतियां हमें मिल गई हैं। दूसरी बात, इस आधार के सम्मुख जो इनके शीर्ष हैं, तो आधार के समांतर रेखा पे हैं या नहीं, दोनों बिल्कुल हैं, वो भी देखो AB पे। तो बिल्कुल सही बात बन गई हमारे पास। दोबारा से स्टेटमेंट देखना चाहिए तो देख सकते हैं कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। तो ऐसी स्थिति है तो जो उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं भी हमें लिखनी है। तो बिल्कुल क्लियर होगी सिचुएशन। तो कौन कौन सी आकृति बन रही है एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में? एक तो हमारे पास है त्रिभुज, त्रिभुज कौन सी? PDC। और एक है हमारे पास चतुर्भुज, कौन सी चतुर्भुज है? ABCD। तो ये आकृतियां तो हमें मिल गई कि त्रिभुज कौन सी? PDC, और चतुर्भुज कौन सी? ABCD। अब अगर ऐसी स्थिति है तो उसने कहा था आधार भी बताना है और समांतर रेखाएं भी बतानी है। तो हमारे पास आधार क्या आ गया? आधार, आधार तो हमारे पास आ गया DC, और जो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, वो हमारे पास कौन सी आ गई? एक तो DC होगी, DC, और दूसरी कौन सी होगी? AB होगी। तो ये हमारे पास समांतर रेखाएं होंगी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं हम। सेकंड पार्ट पे अगर आप देखें तो एक ही आधार पर दो आकृतियां तो बन रही हैं। एक ही आधार पर हमारे पास दो आकृतियां तो बन रही हैं। देखो, आधार SR, आधार हो गया हमारे पास SR। एक तो चतुर्भुज हो गया हमारे पास ये वाली,
और एक चतुर्भुज होगी हमारे पास ये वाली। लेकिन जो स्टेटमेंट थी उसके हिसाब से देखें, इन दोनों आकृतियों के सम्मुख जो उभयनिष्ठ आधार है उसके सम्मुख जो शीर्ष है, उसके सम्मुख जो शीर्ष है वो एक ही रेखा पर नहीं है, एक ही समांतर रेखा पर नहीं है। तो इस वजह से ये एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है, क्योंकि जो उभयनिष्ठ आधार था उसके सम्मुख जो शीर्ष है वो एक ही रेखा पर होने चाहिए। देखो शीर्ष हमारे पास P, Q, M और N है, लेकिन ये एक ही रेखा पर नहीं है, तो इस वजह से ये हमारी कंडीशन को पूरा नहीं करते हैं। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया नहीं, ये एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट में आपको देखो ध्यान से देखना है। अब आप इसको इस तरह से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि हमारे पास आर क्यू या क्यू आर के बारे में अगर आप सोचें, आर क्यू के बारे में, अब देखो एक तो ये ट्रायंगल होगी, त्रिभुज होगी ये, और इसी पे एक ये हमारे पास चतुर्भुज होगी, और इस आर क्यू आधार के लिए, इस आर क्यू आधार के लिए जो सम्मुख शीर्ष हुए वो कौन से हुए, त्रिभुज का कौन सा हुआ T, और जो चतुर्भुज है उसका कौन सा हुआ S और P। ये सारे के सारे एक ही रेखा पर है, तो बिल्कुल सही बात बन गई है हमारे पास। तो अब इसको दोबारा से देखते हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह से कर लें, आप चाहें तो इसको इस तरह से करें और घुमा के देख सकते हैं, तो ज़्यादा आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास क्या हो गया, आधार हो गया हमारे पास आर क्यू, आधार हो गया हमारे पास आर क्यू या फिर क्यू आर कह सकते हैं। और आकृतियाँ होगी हमारे पास, एक तो त्रिभुज होगी कौन सी T क्यू आर, और एक है चतुर्भुज S P क्यू आर। तो यहाँ से हमारे पास आधार आ जाएगा, आधार आर क्यू या क्यू आर कह सकते हैं। और समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं ये हमारे पास कौन कौन सी आ जाएंगी, एक तो यही लिखोगे आप क्यू आर, और दूसरी कौन सी होगी क्यू आर, और एक ये पी एस। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास हो गया पार्ट थर्ड। आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 अगर आप देखें तो पार्ट 4 में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। अब आपको क्या लग सकता है कि यहाँ पे कि एक आकृति हमारे पास ये होगी और एक आकृति हमारे पास ये होगी, और अगर हम इसके बारे में सोचें तो जो सम्मुख शीर्ष है वो एक ही लाइन पे है, तो इसका मतलब बात बन सकती है। लेकिन आप ध्यान से देखें, जो हमारी त्रिभुज है, जो हमारी त्रिभुज है उसका जो आधार है वो पी क्यू है, उसका जो आधार है वो पी क्यू है, और जो हमारी चतुर्भुज है उसका जो आधार है वो बी सी है। तो इसका मतलब आधार एक ही नहीं हुआ, आधार अलग अलग हो गए। तो आधार अलग हो गए, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में तो है। अगर आप इसकी बात करें तो देखो एक ये रेखा और एक ये रेखा, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में दोनों आकृति तो है, ये त्रिभुज भी और ये चतुर्भुज भी, लेकिन इनका आधार समान नहीं है, इनका आधार अलग अलग है। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया नहीं। तो ये एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। तो ये हमारे पास 4th पार्ट हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम 5th पार्ट की बात करें तो प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और इसको आकृति को चारों तरफ से घुमा के देख लेना है। आपको इसको घुमा के देख लेना है कि भी कहीं कोई एडजस्टमेंट बनती है क्या। अब आप देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर हम इसके बारे में सोचें तो एक इस चतुर्भुज के लिए आधार ये हो गया, और इस चतुर्भुज के लिए आधार, छोटे वाली चतुर्भुज के लिए तो आधार हमारा CP हो गया, और बड़े वाली के लिए हमारा जो आधार है वो B क्यू हो गया। यानी कि नज़र नहीं आ रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक ही आधार पे है दो आकृतियाँ। लेकिन अगर आप इस तरफ से देखें, आधार
एडी लें, आधार एडी लें, तो एक चतुर्भुज होगी ए पी सी डी और दूसरी चतुर्भुज होगी ए बी क्यू डी। फिर रिपीट करते हैं, अगर हम आधार लें एडी, आधार एडी लें तो एक तो चतुर्भुज होगी ए पी सी डी और दूसरी चतुर्भुज होगी ए बी क्यू डी। तो देखो आपके पास दो आकृतियां आपको मिल गई, एक ही आधार एडी पर, आधार हमारा एडी हो गया, और जो सामने वाले शीर्ष हैं, देखो इसके जो शीर्ष हैं वो पी और सी हैं, और ए बी क्यू डी के जो शीर्ष हैं वो बी और क्यू है, वो सारे के सारे एक ही रेखा पर हैं। तो बिल्कुल सही है, ये हमारे पास बिल्कुल सही हो गया, यानी कि आधार हमें मिल गया। आधार क्या मिल गया? आधार ये हमें मिल गया एडी, और जो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं ये हमें मिल गई एडी, और एक तो एडी होगी और एक होगी बी क्यू। तो ये बिल्कुल सही हो गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6th पार्ट है हमारे पास ये। इसमें अगर हम बात करें, देखो बहुत सारी आकृतियाँ बन रही हैं, बहुत सारी चतुर्भुज बन रही हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक ही आधार पर कोई दो आकृति नहीं बन रही है। एक ही आधार पर कोई भी दो आकृति नहीं बन रही है। अगर वो बन रही हैं दूसरी तरफ से, मान लो मैं आधार ले लेता हूं क्यू आर, तो इस आधार क्यू आर पे एक आकृति ये होगी, ठीक है, आकृति तो बन रही है एक ही आधार पे, लेकिन समस्या क्या आ रही है उसके देखते हैं। तो इस आधार क्यू आर पे एक आकृति तो ये होगी, एक चतुर्भुज तो ये होगी, और दूसरी चतुर्भुज यही होगी इसी आधार पर। आधार तो मिल गया क्यू आर, लेकिन उस आधार के जो सम्मुख शीर्ष है वो तो एक ही रेखा पर नहीं आए, तो प्रॉब्लम होगी। अगर आप ये सबसे बड़ी लेंगे तब भी यही समस्या आएगी। तो यहाँ पे एक ही आधार पे तो मिल रही है, लेकिन जो सम्मुख शीर्ष है वो एक ही समांतर रेखा पर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 9.1। बेहद इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, बिल्कुल बेसिक सी बात है। एक ही आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की हमें आकृति फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले तो हमें उभयनिष्ठ आधार, कॉमन आधार देखना था, और उस कॉमन आधार के सम्मुख उन आकृतियों के जितने भी शीर्ष हैं वो एक ही लाइन पे आने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो आकृतियाँ एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होंगी। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।